नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात करेंगे आज हम, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि मूल अधिकार का जो आवश्यकता और महत्व है, व्यक्ति और स्टेट के बीच में हमेशा से कोई ना कोई समस्या चला आता है। जैसे आप देखेंगे कि स्टेट के किसी मैटर को लगता है किसी नागरिकों की स्टेट ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दिया है या तोड़ दिया है, तो वर्तमान समय में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसने इस सिस्टम को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है। सबसे पहले तो समझने की चीज़ ये है कि मूल अधिकार होते क्या है, मूल अधिकार से हम क्या समझते हैं, मूल अधिकार क्या है। देखिए, जहाँ तक मूल अधिकार की बात है, मूल अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और वैसा इम्पोर्टेंट होता है मूल अधिकार में, वैसा इम्पोर्टेंस उसके साथ होता है जिसमें किसी व्यक्ति के जिंदगी जीने की सबसे बड़ी अवधारणा शामिल हो। उसमें ऐसी अवधारणा जो किसी व्यक्ति के जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और उसके लिए कोई भी सरकार या कोई भी अन्य किसी के द्वारा उसका हस्तक्षेप न किया जा सकता। सबसे पहले व्यक्ति के इन अधिकारों को कुछ आधारों पर मूल अधिकार कहा जाता है। पहला आधार यह होता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से मानसिक, भौतिक और नैतिक रूप से विकास के लिए, यानी नैतिक विकास के लिए बहुत अधिक, ये जो मूल अधिकार है ये नैतिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये सारा चीज नहीं हो किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति का मानसिक विकास न हो, किसी व्यक्ति का भौतिक विकास न हो, तो व्यक्ति पिछड़ा रह जाता है। तो सबसे पहले समझने की चीज ये है कि हमें मूल अधिकारों को लाया क्यों गया, मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों। दूसरा कारण ये है कि राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव का मूल अधिकार दिया जाता है, ये आपके संविधान के हिसाब से। दूसरा, इन्हें देश की मूल विधि यानी संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतः संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि मूल अधिकारों की विशेषता यह है कि वे राज्य के द्वारा जो पारित विधि है उससे कहीं ऊपर है। और तीसरा ये चीज है कि मूल अधिकार अनुल्लंघनीय है, मतलब इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, किसी का मूल अधिकार नहीं छीना जा सकता है। चौथा, ये कोर्ट में एनफोर्सिएबल है, मतलब न्याय के योग्य है। इसलिए न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी बेहतर कदम उठा सकते हैं वो सारे के सारे कदम उठाए जाएंगे। शुरुआती समय में भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की बात की गई थी, 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1979 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटा के उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। अब भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। अब हम उन सभी अधिकारों को, मूल अधिकारों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझना यह है कि पहला अधिकार है जिसको हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार कहने का अर्थ यह है कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता और कानून से समान संरक्षण मिलेगा। इसके द्वारा राज्य पर बंधन डाला गया कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान लागू करेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, कास्ट, इन सभी आधारों पर किसी के साथ वो भेद नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून के द्वारा मान्य किसी भेदभाव की व्यवस्था नहीं की जा सकती। यदि कानून टैक्स लगाने संबंधी मामलों पे है, जैसे मान लीजिए कि कहता है कि सभी स्टेट के नज़र में सभी के सभी राज्य नागरिक बराबर होंगे, तो सभी नागरिक बराबर होंगे तो सभी के अधिकार बराबर है। लेकिन संविधान में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कारण के आधार पर रोक लगाता है किसी चीजों पे। जैसे आप मान के चलें कि जैसे टैक्स देने की बात है, टैक्स अगर हम देते हैं तो किसी भी व्यक्ति में, अब तो इक्वालिटी है, गरीब हो अमीर हो सब लोग तो आदमी है स्टेट के लिए, तो स्टेट ऐसे प्रोविजंस बनाएंगे
तो मान लो कि टैक्स देना है, तो टैक्स देने के लिए मैं कह दूं कि जितना टैक्स गरीब देगा उतना ही टैक्स अमीर देगा, तो फेयर है? फेयर नहीं है। तो ऐसे किसी कारणों पे सरकार अन्य प्रावधान ला सकती है सरकार के हक में। दूसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति, अनुच्छेद 15 जो कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अर्थात ये चीज है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिकों को या नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र जहां से आपके जीवन का सवाल जुड़ा हो, मान लीजिए कि कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सभी नागरिकों के साथ दुकान, होटल्स, पब्लिक प्लेसेस जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहाने की जगह हो गई, सड़क हो गए, इस पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सड़क है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना सकते हैं कि ये कहते हैं हम कि सड़क पे जो है गरीब आदमी चलेंगे, अमीर आदमी नहीं चलेंगे, सड़क पे मर्द चलेगा, औरत नहीं चलेगी। तो इस आधार पे विभेद नहीं किया जा सकता है। तीसरा, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर कहता है कि अनुच्छेद 16 के हिसाब से सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान या किसी भी आधार पर उनके साथ सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य को भी यह अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दे। जैसे कोई एक सरकारी नौकरी निकलती है और सरकारी नौकरी में यह कहा जाता है कि कोई भी स्नातक स्तर के जो भी लोग होंगे, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वह इस नौकरी के लिए पात्र होंगे। तो जब भी हम किसी महिला या पुरुष की बात करेंगे, जो भी स्नातक से पास होंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनकी जाति क्या है, उनका कहाँ से वो हैं, इन सभी ग्राउंड पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 16 कहता है। दूसरा, अनुच्छेद 17 जो कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए, सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए कि सभी लोग समाज में एक जैसे हों, उनके लिए कहा गया कि यहाँ पे कोई छुआछूत की बात नहीं होगी। दरअसल हमारे देश में बहुत लंबे समय तक छुआछूत की परंपरा चलती थी। बड़े कास्ट के जो भी लोग होते थे या बड़े जगहों के जो लोग होते थे, वो लोग ऐसा स्टीरियोटाइप जिनका माइंड था, वो मानते थे कि हमारे यहाँ कोई भी बैकवर्ड कास्ट जो आते हैं हमारे यहाँ, जिनको अभी फिलहाल में एसटी या एससी कैटेगरी में डाला गया हो, वो लोग अगर दरवाजे पे जाते थे तो वो लोग दरवाजे को लिपवा देते थे, क्योंकि उस समय चूंकि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घर होता था, तो वो घर को लिपवा देते थे। उनको एक खाना खाने के लिए अपने दरवाजे पे बुलाया भी जाता था, वो खाना भी खाते थे। तो खाना खाने के समय उनको केले के पत्ते पे खाना खिलाया जाता था, उनके लिए बर्तन वगैरह नहीं दिए जाते थे। तो सरकार इन सब चीज़ों का, हमारे देश का जो संविधान है, बहुत सारी घटनाओं का एक रूप है, बहुत सारी घटनाओं का एक परिणाम है। तो चूंकि वैसी घटनाएं हो रही थी, तो लोग चाहते थे कि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रावधान किया कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी हमारे देश में नहीं होगी। तो इसमें कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। किसी को इस ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि वो बड़ी जाति से है, छोटी जाति से है, उसको जाति, धर्म या किसी तरीके का अनटचेबिलिटी आप उसके साथ नहीं कर सकते। लेकिन एक ग्राउंड है जब आप छुआछूत का पालन कर सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की जहां तक बात है, कैसे पालन कर सकते हैं? जैसे मान लो कि किसी को छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है, लाइक अभी जिस तरीके से कोरोना वगैरह फैला हुआ है, तो कोरोना वाले कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो उस समय ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम किसी को छू रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसके हाथ छूने से हमारे पास कोरोना फैल जाए। तो इस कंडीशन में आपको ये कहा जा सकता है कि आप जो है अनटचेबिलिटी को फॉलो कर सकते हैं, बट नॉट इन नॉर्मल लाइफ। इस जो समाज में इस तरीके का जो जहर भरा हुआ था, उसको संसद के द्वारा 1955 में एक कानून लाया गया जिसको कहा गया अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट यानी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ये कहा गया कि जो पूरे भारत में लागू होगा और अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगा। फिर इसको बाद में 1976 में अमेंड किया गया, नाम रखा गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। फिर
इस कानून को 1989 में और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया और लिखा गया अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निरोधक कानून 1989, जिसको हम लोग SC/ST एक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह अब तक के बनाए सारे कानूनों में सबसे अधिक कठोर है। आवश्यकता की बात यह है कि इस कानून का उपयोग अवश्य हो, लेकिन कोई इसका दुरुपयोग न करे। बीच में एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने चार दीवारी के भीतर किसी कास्ट का बुराई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो कानून के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। आप सुनने गए इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये चीज कहना भी ठीक नहीं है कि आप उस तरीके। लेकिन जो समाज का हिस्सा है, सभी लोग समाज के हिस्से हैं, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। अगर हम इस तरीके से सबको करना शुरू कर देंगे तो समाज नहीं रह जाएगा, वो विरोध का एक अखाड़ा बन जाएगा। ठीक है। नाउ अनुच्छेद 18 जो ये कहता है कि उपाधियों का निषेध। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति के आधार पर बहुत सारे लोगों को उपाधि दी जाती थी। महाराजा धीराज दिया जाता था, नवाब दिया जाता था, नायब तहसीलदार दिए जाते थे, जो सामाजिक भेदभाव, सामाजिक जीवन में भेदभाव होता था। जैसे आप देखेंगे कि आमतौर पर जब आप गांव वगैरह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही पुलिस की बात आती है लोगों के यहाँ, जैसे ही लोग होता पुलिस आ रहा है, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा ऐसा क्राइम हो गया कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, भागो, पुलिस आ रही है, एनकाउंटर ही करेगी, चाहे वो साधारणतः पूछताछ करने के लिए क्यों ना है। तो वैसा ही कुछ उस समय था, जिस समय लोगों को लगता था कि मुंशी जी आ रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता था कि जमींदार साहब आ रहे हैं, ठाकुर साहब आ रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कमी और ज्यादा होने की भावना पनपती थी। नतीजा, लोगों के बीच अनटचेबिलिटी का भावना ऐसा होता था कि लोगों को लगता था कि उनके नाम में ऐसा लगा हुआ है तो उनका टाइटल बड़ा होगा और वो हमारे लिए बड़े हैं। तो इसके लिए कहा गया कि नया संविधान में इसका निषेध कर दिया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 18 के हिसाब से सेना अथवा विद्या से संबंधित उपाधियों के अलावा राज्य कोई अन्य उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने नाम में इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह लगा सकते हैं, आप आर्मी में हैं तो कर्नल लगा सकते हैं, मेजर जनरल लगा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट आप अपने नाम में राय बहादुर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपको स्टेट नहीं प्रोवाइड करता। आप पढ़ लिख के राय बहादुर की डिग्री नहीं लेते वो चीज। लेकिन अनुच्छेद 18 में दिए गए सारे बयानों के बावजूद ये चीज 1950 से भारत सरकार के द्वारा ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की उपाधियां दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में एक बार कहा था कि उपाधियां प्रदान करने की यह व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन की समस्त कार्य विवेक संगत रूप में और उचित मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए कि आप किसको दे रहे हैं। हर किसी को आप ये नहीं दे सकते, उसका उस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए, तब आप उन लोगों को ये चीज प्रदान कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो अभी का सेगमेंट है, इसमें समानता का अधिकार है, सबको समान बनाने की कोशिश की गई है। तो समान बनाने की कोशिश कहां से कहां तक की है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि भारतीय संविधान में इसको डालने का उद्देश्य यह था कि सभी व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, उसका अभिव्यक्ति होना चाहिए, उसका अपना विश्वास है, उसका धर्म है, ये सारी चीजें हैं। तो अनुच्छेद 19 इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रता दी गई। जो छठी स्वतंत्रता थी वो संपत्ति का अधिकार थी, जिसको हटा दिया गया था। ठीक है। अब 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के पास 6 अधिकार है। 6 अधिकार कौन कौन से हैं? पहला कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अपना भाषण देने का, अपना विचार प्रकट करने का बहुत सारा अपना उनके पास अधिकार है, लेकिन आप ऐसे विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं जिसमें समाज में मतभेद हो जाए। ऐसे विचार को आप लोगों के सामने नहीं रख सकते हैं जिससे समाज में द्वेष फैले, समाज में नफरत फैले। तो ऐसे विचारों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। आपको कह दिया गया कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए, आप जाइए, लोगों से मिलिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप लोगों के साथ गए, आप सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं, आप उसको संविधान के प्रति गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो इस आधार पर आपके साथ रोक लगाया जा सकता है। तीसरा, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। आप अपना समुदाय बना सकते हैं, आप एक एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन कैसा बनाएंगे? आप एसोसिएशन बनाएंगे जिससे किसी का डेवलपमेंट निर्धारित हो, ऐसा एसोसिएशन आप नहीं बना सकते हैं
जिसमें लोगों को ये बताया जा सकता हो या लोगों को इससे प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरीके का एसोसिएशन किसी काम का नहीं है, तो इसके आधार पे आप पे रोक लग सकता है। सेना को भी कहा गया कि सेना भी जो है एसोसिएशन नहीं बना सकती। उसके बाद भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपका जाना मना है, जिसको प्रोटेक्शन के अधीन रखा गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया। तो जो प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया उस क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं। जैसे ट्राइबल एरिया है, अंडमान निकोबार जैसे जगहों पे, ऐसे जगहों पे आप जाएंगे तो ट्राइबल एरिया में आपकी जान को खतरा है। हाँ, उन क्षेत्रों में लोगों को जाने दिया जाता है, कुछ लोगों को, जो लोग एक्सेप्शन के केस में आते हैं, रिसर्च के प्रोसेस के लिए जाते हैं, उनके पास पर्याप्त नॉलेज होता है, तब वो जा पाते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। आप कहीं भी रह सकते हैं। पहले तो जम्मू कश्मीर को लेकर एक मसला था, तो आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर वाला मसला भी समाप्त हो गया। तो इस तरीके से आप भारत के किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। छठा ये था कि वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं भी अपना काम कर सकते हैं, आजीविका अपना पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उस आधार पे उस तरीके का बिजनेस नहीं कर सकते हैं जिसके लिए आप बने नहीं हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपको डॉक्टरी का कोई अनुभव नहीं है और आप डायरेक्ट ऑपरेशन करने चलते हैं, तो ऐसे में किसी की जान को खतरा है, आप तो मुकदमे चल सकते हैं अगर किसी तरह का कोई गलती होता है तो इस आधार पे आपके पास रोक लगाया जा सकता है। लेकिन बाकी आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको जो इच्छा हो कर सकते हैं। लेकिन तब जिस काम में आप स्पेशलिस्ट हैं, अगर उस काम में स्पेशलिस्ट की डिग्री की जरूरत है तो तब तो आपको डिग्री देनी पड़ेगी उसमें, है ना। तो ये अनुच्छेद 19 तक की बात। अनुच्छेद 20 में ये कहता है कि अपराध को दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। इसमें यह कहा गया कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसके अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। जैसे उसने अपराध किया, उस समय कोई कानून बना नहीं है, तो कानून बना नहीं है तो उस समय उस सरकार के नजर में अपराध नहीं है। लेकिन अगर कोई कानून अपराध है जो कानून में डाला हुआ है, जैसे मान लीजिए कि किसी की हत्या करना, ये भारतीय दंड संहिता में अनुच्छेद, भारतीय दंड संहिता में एक्ट 302 में दिया हुआ है। तो 302 के अधीन पे तो गलती है, आप किसी की हत्या करेंगे तो फिर तो आपको उसके अकॉर्डिंग मुकदमा चलाया जाएगा। तो वही कहा गया उसमें कि उस किसी भी गुनाह के लिए जिस समय कानून बना हुआ, उस कानून से संबंधित किसी उल्लंघन के मामले में उनको और कुछ दोष सिद्धि नहीं दिया जाए।